हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म की मोस्टली प्रॉपर्टीज जो हैं वो वही हैं जो हमने होमोमॉर्फिज्म में पढ़ी हैं, तो इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है। जस्ट आप इसे रीड आउट करें, लेकिन जो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज कर लें फाई एक आइसोमॉर्फिज्म है फ्रॉम ग्रुप जी ऑन टू अ ग्रुप जी बार। तो इसमें देखें तमाम प्रॉपर्टीज वहीं के आइडेंटिटी पर मैप हो रहा है, और पावर को आप फाई के अंदर भी लिख सकते हैं, बाहर भी। ये भी पुरानी प्रॉपर्टी है। अगर जी का जनरेटर ए है तो उसका जो जी का इमेज होगा तो जी बार जो है वो भी साइक्लिक होगा और उसका जनरेटर फाई ऑफ ए होगा। ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर एक एलिमेंट का ऑर्डर उसके इमेज का ऑर्डर बिल्कुल बराबर होंगे। होमोमॉर्फिज्म के केस में ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें क्या है कि फाई ऑफ ए का जो ऑर्डर है वो ए के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इक्वल भी हो सकता है लेकिन जरूरी समटाइम्स हो सकता है लेस हो। ठीक है। तो इसमें यह है कि एग्जैक्टली इक्वल होता है, यानी आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व ऑर्डर। एक ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है। सिक्स प्रॉपर्टी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शायद इसमें हमने होमोमॉर्फिज्म में नहीं पढ़ी। क्या है ये? फॉर अ फिक्स्ड इंटीजर के, अगर हम के कोई सा भी इंटीजर ले लें, फिक्स 2 ले लें, 4 ले लें, एंड अ फिक्स्ड ग्रुप एलिमेंट बी, और जी के अंदर एक एलिमेंट फिक्स एलिमेंट बी ले लें, then this equation x power k equal to b has same number of solution in g as does the equation this। अब ये देखें कि b जो है इधर k कोई इंटीजर है, b g का एलिमेंट है। इस इक्वेशन में k कोई इंटीजर है वही वाला, और फाई ऑफ b जो है g बार का, यानी ये इक्वेशन इसके सोल्यूशन हमें मिलेंगे किसमें? जी में, और इसके सोल्यूशन हमने देखने जी बार में। तो जितने इस इक्वेशन के सोल्यूशन जी में हैं तो और उतने ही उस इक्वेशन के सोल्यूशन जी बार में होने चाहिए अगर फाइव आइसोमॉर्फिज्म है। ये प्रॉपर्टी मोस्टली हम यूज करते हैं जब हमने शो करना हो कि एक जो मैप है वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं है। ठीक है। जब किसी मैप को हमें शो करना है कि वो आइसोमॉर्फिज्म नहीं है, या हमें शो करना है कि दो ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो फिर हम इस तरह की क्वेश्चन लेके उनके सोल्यूशन दिखाते हैं कि ये जी देखें इस ग्रुप में इसके सोल्यूशन इतने बनेंगे, दूसरे में इतने बनेंगे। ठीक है। जब भी हमने दो ग्रुप्स को नॉन आइसोमॉर्फिक शो करना हो तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी हेल्पफुल है, ये वाली प्रॉपर्टी और ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी। ये जब इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं कि इसमें हम के की वैल्यू मोस्टली वो रख लेते हैं जो इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर हैं। जैसे D4 है, उसमें एलिमेंट्स ऑर्डर 4 के हैं या ऑर्डर 2 के हैं, तो इसमें हम मोस्टली के की वैल्यू 4 या 2 रख के देख लेते हैं, और बी की वैल्यू हम आइडेंटिटी रखते हैं। जो बी आइडेंटिटी होगा तो उसका इमेज जो है वो भी आइडेंटिटी इधर आ जाएगा। तो ये हमारे पास यानी कि फाई इन जनरल अगर हम कोई सी भी आर्फिज्म ले लें तो हमें पता है कि बी और फाई बी जो है हमने इनकी वैल्यू क्या रखनी है। तो सबसे ईजिएस्ट वैल्यू इनकी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट रखते हैं, और फिर इनके नंबर ऑफ सोल्यूशंस देखें। अब सिक्स प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, ये आगे जाकर एग्जांपल में देखते हैं। सेवंथ क्या है प्रॉपर्टी? इफ g is finite then g and g bar have exactly the same number of elements of every order। के एक दो ग्रुप्स अगर आइसोमॉर्फिक हैं और फाइनाइट हैं, तो अगर एक ग्रुप में ऑर्डर 4 के दो एलिमेंट्स हैं तो दूसरे ग्रुप में भी ऑर्डर 4 के एग्जैक्टली दो एलिमेंट ही होने चाहिए अगर वो आइसोमॉर्फिक है। या अगर एक ग्रुप में ऑर्डर 2 के 4 एलिमेंट्स हैं तो दूसरे ग्रुप में भी ऑर्डर 2 के एग्जैक्टली 4 ही एलिमेंट होंगे अगर वो दोनों ग्रुप्स आइसोमॉर्फिक हैं। तो इस प्रॉपर्टी को भी हम यूज करते हैं जब हमें शो करना हो कि दो ग्रुप्स जो हैं वो नॉन आइसोमॉर्फिक हैं। तो हम ये शो कर देते हैं कि देखें इसमें ऑर्डर 4 के दो एलिमेंट हैं, दूसरे ग्रुप में ऑर्डर 4 के 4 एलिमेंट हैं, तो दोनों में चूंकि तादाद डिफरेंट है तो वो नॉन आइसोमॉर्फिक है। तो प्रॉपर्टी 6 और 7 जो है हेल्पफुल हैं जब हमने शो करना हो कि ग्रुप्स जो हैं आइसोमॉर्फिक नहीं हैं। इनकी मदद से हम डिस्प्रूव कर सकते हैं उन आइसोमॉर्फिज्म को। आगे प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म एक्टिंग ऑन ग्रुप्स, ये देखें बिल्कुल होमोमॉर्फिज्म वाली है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। अब जैसे ये देखें एक प्रॉपर्टी 6 इज क्वाइट यूजफुल फॉर शोइंग दैट आर नॉट आइसोमॉर्फिक। वही जो इक्वेशन वाली थी x पावर k इक्वल टू बी, इसमें b को हम आइडेंटिटी लेते हैं
फॉर एग्जाम्पल सी स्टार और आर स्टार देख लें। सी स्टार है नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर, आर स्टार है नॉन जीरो रियल नंबर। अब ये जो क्वेश्चन है इसके जो सोल्यूशन है, कम्प्लेक्स नंबर में इसके 4 सोल्यूशन हैं। 4 नंबर्स, 4 कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे हैं जिनकी 4th पावर 1 के इक्वल होती है, लेकिन रियल नंबर में इसके जस्ट 2 सोल्यूशंस हैं। रियल नंबर में सोल्यूशन इसके कौन कौन से आपको पता ही है, कौन कौन सा, 1 और -1। कम्प्लेक्स नंबर में इसके सोल्यूशन है 1 -1 आयोटा -आयोटा। तो चूंकि नंबर ऑफ सोल्यूशंस डिफरेंट हैं इसके, तो इसलिए ये दोनों ग्रुप्स जो है आइसोमॉर्फिक नहीं है। यानी अगर पूछा जाए वाई सी स्टार एंड आर स्टार आर नॉट आइसोमॉर्फिक, तो आप ये वाली फिर रीजन दे देंगे। और इस तरह से एक्सरसाइज में जो जो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें आपसे पूछा जाएगा बताएं ये वाला ग्रुप इसके आइसोमॉर्फिक क्यों नहीं है, तो फिर आप मोस्टली यही वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वाली। ऑटोमॉर्फिज्म की अब क्या डेफिनेशन है? ऐसी आइसोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप जी ऑन टू इटसेल्फ, जब दोनों ग्रुप्स जी और जी बार जो है वो सेम हो। एक ग्रुप से उसी ग्रुप तक आप जो जो भी आइसोमॉर्फिज्म होगी उसे ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है इटसेल्फ, यानी ग्रुप से ग्रुप तक ही मैप। अब जैसे ये एक ऑटोमॉर्फिज्म की एग्जांपल है, सी से सी तक ही मैप है। क्या मैप है? कंजुगेशन मैप है कि हर कम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेटर मैप कर रहा है। तो ये जो मैप है आप शो कर सकते हैं कि ये ऑटोमॉर्फिज्म है, यानी इसे होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए और 1 1 और ऑन टू भी होना चाहिए। तो आप इस मैप को होमोमॉर्फिज्म और 1 1 ऑन टू शो करें, ठीक है। इसी तरह से ये मैप R2 से R2 पर एक और डिफाइन है, R2 से इटसेल्फ भी मैप है। क्या है? इस मैप को हम क्या कहते हैं ज्योमेट्रिकली? इनकी ये रिफ्लेक्शन मैप है कि ए बी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, बी ए पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इट इज रिफ्लेक्शन अबाउट, ये जो है ये रिफ्लेक्शन मैप है अबाउट दिस लाइन y इक्वल टू x के अबाउट। जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो 5 इस तरह से उनके कंपोनेंट्स चेंज हो जाते हैं। इसमें आपको ये 1 1 भी है, होमोमॉर्फिज्म भी है, ऑन टू भी है, इसलिए ऑटोमॉर्फिज्म है। ऑटोमॉर्फिज्म में क्या है? आइसोमॉर्फिज्म वाली प्रॉपर्टीज होनी चाहिए बस। ये R2 से R2 दोनों ग्रुप सेम होते हैं, यहाँ ग्रुप नहीं होता, इसमें एक ही ग्रुप होता है। नेक्स्ट एक और तरह की ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन की गई है, स्पेशल ऑटोमॉर्फिज्म है। ये क्या है? इनर ऑटोमॉर्फिज्म, यानी ऑटोमॉर्फिज्म की ही एक स्पेशल टाइप है जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है, फ्रॉम अ ग्रुप जी टू इटसेल्फ है। और ये हम कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर कि हम एक फिक्स एलिमेंट ग्रुप में से चूज कर लेते हैं ए, फिर उससे फाई ऑफ ए फंक्शन बनाते हैं। अब फाई ऑफ ए फंक्शन जो है ये जी के एलिमेंट्स पर किस तरह से एक्ट करता है? फाई ऑफ ए जो है इसका एक्शन जी के एलिमेंट्स पर, ये गिवन है इस फॉर्मूले से। एक्स जनरल एलिमेंट है कोई सा भी जी का, तो उस पर इस तरह से रिएक्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ ए, कि ए और ए का इन्वर्स जो है लेफ्ट राइट साइड पे इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरह की ऑटोमॉर्फिज्म को हम क्या कहते हैं? इनर ऑटोमॉर्फिज्म इंड्यूस्ड बाय ए। कि जब ए एलिमेंट एक दफ़ा चूज कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे, तो एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म आ जाएगी। जब आप ए को चेंज करके दूसरा एलिमेंट ले लेंगे ग्रुप का, तो फिर दूसरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म आ जाएगी। तो आप बहुत सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म बना सकते हैं। इसकी एग्जांपल उन्होंने इसमें दी हुई है, D4 की इनर ऑटोमॉर्फिज्म है। जैसे R90, ए की वैल्यू उन्होंने R90 ले ली है, यानी हर एलिमेंट जो है वो किस तरह मैप हो रहा है, इस तरह से कि x जो है x R90 इनवर्स पर मैप हो रहा है। जैसे R0 है, इनके हर एलिमेंट के लेफ्ट राइट साइड पर हमने R90 और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें आपके पास क्या आ रहा है? R0 आ रहा है, क्योंकि रोटेशन आपस में कम्यूट करती है, इनको लेफ्ट राइट आप मूव कर सकते हैं। इसी तरह से R90 जो है वो R90 पर मैप हो रहा है, R180 पर मैप हो रहा है। तो जो एलिमेंट आपस में कम्यूट करते हैं वो कम्यूट करके R90 और R90 का इन्वर्स आइडेंटिटी हो जाएगा, वही वाला एलिमेंट आ जाएगा। लेकिन जो एलिमेंट कम्यूट नहीं करते R90 के साथ, उनका इमेज डिफरेंट आ जाएंगे। एज जो है ये देखें किस पर मैप हो रहा है? V पर। V का इमेज, अब इन तीनों को जब आप कंपोज करते हैं, R90 का इन्वर्स आपको पता है क्या होता है? R90 का इन्वर्स इसकी वैल्यू क्या होती है? D4 में किसके इक्वल है? R90 का इन्वर्स क्या है? R270। जब आप R270 रख कर तीनों को कंपोज करेंगे, तीनों को कंपोज करने का तरीका क्या है कि पहले आप इन दोनों को कंपोज कर लें, V और R180 को,
फिर आप उसके बाद जो आंसर है उसको R90 के साथ कंपोज करें तो एज आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है ऐसे इनर ऑटोमॉर्फिज्म की जो R90 से इंड्यूस हो रही है। अब जब तमाम इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स का जो सेट है उसको हम आउट ऑफ जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा हम डिटेल नहीं इसकी कर रहे, टाइम कम है, वरना ये सारा सिलेबस में शामिल होता है। अब इसकी एक्सरसाइज में से हम कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप देख लें। जैसे 27 क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करें ज़रा। कम्प्लेक्स नंबर को इस पर मैप करना, क्या मैप आप दोनों में डिफाइन करेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर से सेट एम पर। ये कम्प्लेक्स नंबर के एलिमेंट्स a प्लस बी आयोटा की शक्ल में होते हैं, तो a प्लस बी आयोटा का जो इमेज है आप ये वाला मैट्रिक्स रख देंगे, फिर आप शो करेंगे कि ये मैप होमोमॉर्फिज्म है और 1 1 ऑन 2 है। जैसे 43 और 44 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शो करना है ये दोनों दो जो ग्रुप्स हैं आइसोमॉर्फिक नहीं है, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने बता दिया है लेक्चर में कि कौन सी प्रॉपर्टी को आपने यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमने जो करना है वो है एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, उसका हमने शॉर्ट सा रिव्यू लेना है, पूरा चैप्टर नहीं करना, जस्ट आपको उसकी बेसिक बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि आप कैसे कुछ ग्रुप्स को का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लेकर नया ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट के आपके पास कुछ ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हो सकते हैं या 3 ग्रुप्स या इन जनरल n ग्रुप्स हैं, उनकी कलेक्शन है, तो उनके एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं आप उसको इससे डिनोट करते हैं, इसके सिंबल है, और उसमें एलिमेंट्स अब आप इस सेट में किस के रखते हैं, इसके एलिमेंट्स जो हैं, अगर ये n एलिमेंट्स का n ग्रुप्स का जो है प्रोडक्ट है तो इसमें n टुपल्स होंगे इस तरह के। टुपल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट ग्रुप में से होगा, G1 कैपिटल G1 में से होगा, स्मॉल G2 कैपिटल G2 में से होगा, और स्मॉल Gn कैपिटल Gn में से होगा। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी पॉसिबल आप टुपल बना सकते हैं, इन टुपल्स की कलेक्शन को आप कहते हैं एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 Gn। और अब ये हम कह तो रहे हैं ग्रुप है, लेकिन इसमें ज़्यादा ऑपरेशन कौन सा होगा, ऑपरेशन भी तो होता है ना ग्रुप में। तो इस ग्रुप के 2 एलिमेंट्स जो हैं, कोई से भी 2 एलिमेंट जो हैं वो इस तरह से कंपोज होंगे कि पहला कंपोनेंट पहले के साथ ऑपरेट होगा। अब ये दोनों एलिमेंट किसके हैं देखें, आपको लिख के बताती हूँ। अब G1 भी G1 का एलिमेंट है और G1 डैश भी G1 का एलिमेंट है, तो जो G1 में ऑपरेशन है, फर्स्ट की अगर G1 में एडिशन है तो ये दोनों एलिमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से ये एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट किस में से हैं, G2 में से, तो इनमें ऑपरेशन भी G2 वाला होगा। ये Gn में है तो इनमें ऑपरेशन Gn वाला होगा। अब G2 में हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसमें Gn में एडिशन है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो डेफिनेशन में इन जनरल ऑपरेशन ही बताया होता, ऑपरेशन आपको एग्जाम्पल में ही बताया जाता है, या एग्जाम्पल से पता चलता है कि आपने कैसे ऑपरेट करना। अब इसकी एग्जाम्पल उन्होंने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के दिए, जैसे R2 है, ये R और R का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है। इसी तरह से R3 जो है ये भी एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट है इनका, इसमें ऑपरेशन जो है कंपोनेंट वाइज एडिशन होती है। ठीक है, पूरा जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें ज़ाहिर एडिशन ही होती है, ऑपरेशन कोई और तो नहीं होता डिफरेंट। एग्जाम्पल से मजीद क्लियर होगा, जैसे ये 2 ग्रुप्स हैं, इनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट लिया गया है। अब U8 के एलिमेंट्स आप पहले लिखें, U8 में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 3 5 और 7, 1 से लेकर 8 तक ऐसे 7 तक ऐसे एलिमेंट जिनका 8 के साथ GCD 1 है। इसी तरह से U10 में कौन से एलिमेंट हैं, 1 3 7 9, 4 एलिमेंट इसमें हैं
और 4 एलिमेंट ही इसमें हैं, दोनों में 4 एलिमेंट है। तो जाहिर है जब आप इनके टुपल बनाएंगे आपस में U8 के एलिमेंट्स के U10 के साथ टुपल बनाएंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 4 क्रॉस 4 16। ठीक है, जैसे 1 का टुपल आप इसके साथ बनाएंगे 1 के साथ, 1 का टुपल 3 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 9 के साथ। फिर आप 3 का टुपल बनाए सबके साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 7 के साथ, 9 के साथ, 5 के साथ टुपल 4 टुपल्स 5 के साथ बनेंगे, 4 टुपल 7 के साथ बनेंगे, तो टोटल 16 एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करना, कोई से भी 2 एलिमेंट हो उनको कैसे आपस में ऑपरेट करना है, जैसे इन्होंने ये 2 एलिमेंट चूज किए इसी में से, एक इन्होंने 3 7 ले लिया है ये वाला, और एक इन्होंने 7 9, जस्ट समझाने के लिए कि आपने कैसे इनको आपस में, इनमें ऑपरेशन क्या है इस ग्रुप में, ये जो नया ग्रुप बना है इसमें क्या ऑपरेशन है। अब इसमें देखें 7 और 3 जो है, इस दोनों में ऑपरेशन कौन सा होगा, 7 और 3 में मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 8 U8 वाला। ये जो 7 और 9 है ये दोनों किसके एलिमेंट हैं, U10 में। इनमें ऑपरेशन होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, 7 9 आर 81, 81 मॉड 10 किसके, नहीं 7 9 आर 63, 63 मॉड 10 किसके इक्वल होता है 3 के, इसी तरह से 5 आ जाएगा। और आप कैले टेबल बना के भी, अब 16 एलिमेंट्स का कैले टेबल बनाना बड़ा लंबा काम है, इतने बड़े का कैले टेबल ना बना के रखें। आपको वैसे पता होना चाहिए कि इनके इन्वर्स कैसे निकालते हैं, जैसे कोई एक एलिमेंट है उसका इन्वर्स क्या होगा, जैसे 5 1 का इन्वर्स क्या होगा, 5 का इन्वर्स और 1 का इन्वर्स। 5 का इन्वर्स आप किस में देखेंगे, U8 में, और 1 का इन्वर्स आप किस में देखेंगे, U10 में। U8 में 5 का इन्वर्स क्या है, 5 ही है, और 1 का इन्वर्स क्या है U10 में। 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, 1 आ जाए, 1 इटसेल्फ है, तो आई थिंक ये एलिमेंट बाई चांस ऐसा चूज हो गया कि अपना इन्वर्स खुद ही बन रहा है, इसमें ये इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो ये चूंकि ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप से बना हुआ है तो इसमें मोस्टली जो है सारी प्रॉपर्टीज आप इजीली चेक कर सकते हैं, होल्ड करते हैं। इसी तरह से ये ग्रुप है, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 2 इसमें हैं, 3 इसमें हैं, तो 6 एलिमेंट है इसमें। आप इस तरह से 6 एलिमेंट इसके लिखने भी आने चाहिए आपको, इसका कलर टेबल जैसा बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी 2 एलिमेंट है उनको कैसे हमने ऑपरेट करना है, कैसे ऑपरेट करना, 0 2 और 1 2 को एडिशन ही है ना, इसमें भी देखें एडिशन मॉडुलो 2 है, इसमें एडिशन मॉडुलो 3 है, तो 0 प्लस 1 और 2 प्लस 2 यही आएगा ना इसका आंसर। लेकिन ये एडिशन मॉडुलो 2 करेंगे और ये वाले एडिशन मॉडुलो 3 करेंगे, एडिशन मॉडुलो 2 करने से 1 ही आएगा, एडिशन मॉडुलो 3 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये इसका आंसर है। कोई से भी 2 एलिमेंट है उनको आपको ऐड करना आना चाहिए, जैसे इस एलिमेंट को इसी एलिमेंट के साथ ऐड करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 4, लेकिन ये Z2 में 2 किसके इक्वल होता है 0 है, और Z3 में 4 किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो ऑपरेशन आपको, ऑपरेशन की प्रैक्टिस करें, इसका कलर टेबल जरूर बना के देखें और देखें हर एलिमेंट का क्या इन्वर्स है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन एन एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट में का जो ग्रुप है उसमें जो एलिमेंट है उनके ऑर्डर आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 G2 Gn। अगर हमें इसका ऑर्डर पता है, इसका ऑर्डर भी हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी ग्रुप का एलिमेंट है, इसका भी ऑर्डर हमें पता है, तो इन सारे ऑर्डर्स का LCM लेने से आपके पास एक एलिमेंट का ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, जैसे ये देखें ऊपर वाले एग्जांपल्स में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे इसका कोई एक एलिमेंट ले लें, उसका ऑर्डर निकालते हैं, जैसे ये है 1 2, 1 2 का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 ऑर्डर ऑफ 2। अब 1 का ऑर्डर हमने Z2 में देखना है और ये Z3 के एलिमेंट है। Z2 में 1 का ऑर्डर क्या है 2 है, और 2 का ऑर्डर Z3 में क्या है 3 है, इन दोनों का LCM क्या है 6, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर 6 है, इस एलिमेंट का ऑर्डर भी 6 है, इस ग्रुप का ऑर्डर भी 6 है। जब एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो जाए तो वो वाला ग्रुप जो है ये क्या हो जाता है,
पहले भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ, साइक्लिक कहलाता है, इट मींस ये साइक्लिक है। तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट इसका याद रखें, ठीक है। क्वेश्चन आने चाहिए आपको, प्रूफ पढ़ लें, इजी है, लेकिन मैं आपको एग्जाम में नहीं दूंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। डिटरमाइन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट्स हैं वो हमने उनकी तादाद फाइंड आउट करनी है। तादाद बतानी है, एलिमेंट्स जो हैं वो भी आप निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है ऐसा। तो इसमें ऊपर वाला थ्योरम उन्होंने कहा हमें यूज करना है। इसका हर एलिमेंट इस फॉर्म का है। इस हमने ऐसे एलिमेंट्स चूज करने हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, 5 हो। अब ऑर्डर 5 तभी आएगा जब इनके एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5, क्योंकि इसका ऑर्डर इसके इक्वल है ना। तो दो नंबर्स का एलसीएम जब 5 आएगा तभी ऑर्डर 5 का पेयर बनेगा ना। अब देखें इस पेयर का एलसीएम कब 5 आएगा, जब ये देखें एलसीएम 5 दो नंबर्स का तभी होता है जब दोनों नंबर्स कैसे हों, ये इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, तभी एलसीएम 5 आता है ना, और तो कोई चॉइस नहीं। यानी पहले एलिमेंट ऑर्डर 5 का लें, दूसरा बी जो एलिमेंट है वो ऑर्डर 1 का लें, तब भी जो एलिमेंट बनेगा वो ऑर्डर 5 का होगा। या पहला एलिमेंट ऑर्डर 1 का ले लें, ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, इनकी पहली पोजीशन पर आइडेंटिटी रखें, दूसरी पोजीशन पर ऑर्डर 5 का एलिमेंट रखें, तब भी जो रिजल्टेंट एलिमेंट आएगा उसका ऑर्डर 5 होगा। थर्ड चॉइस क्या है कि फर्स्ट पर एलिमेंट ऑर्डर 5 का रखें, दूसरे पर भी 5 का रखें, तो फिर भी ऑर्डर 5 का एलिमेंट बनेगा। तो इन्होंने ये केस इकट्ठे ले लिए हैं कि एक ऑर्डर 5 है और बी का ऑर्डर क्या हो, या 1 हो या 5 हो। ऑर्डर 1 का तो देखें एक ही। अब देखें एक ही कितनी चॉइसेस है, कितने एलिमेंट्स है ऑर्डर 5 के, और एक इसको बिलोंग करता है Z25 में। Z25 में ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट है, 5 ऑफ 5, यानी 5 ऑफ 5 की वैल्यू क्या है, 4। 4 एलिमेंट्स है जिनका ऑर्डर 5 है Z25 में। और वो कौन कौन से हैं Z25 में, ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स जो हैं, 4 एलिमेंट्स ऑर्डर 5 के हैं, वो ये हमने लिख लिया। और कैसे निकालना है वो आपने पढ़ा ही हुआ है साइक्लिक ग्रुप्स। इससे साइक्लिक ग्रुप्स को नहीं भूलना, वो तो आगे जाके अगले सेमेस्टरों में भी यूज होना है। इसी तरह से ऑर्डर 1 का एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी वो, और ऑर्डर 5 के कितने एलिमेंट है इसमें, वो भी 5 ऑफ 5 है, इनकी तादाद भी 4 है। तादाद चेंज नहीं होती, ग्रुप अगर साइक्लिक ग्रुप चेंज भी हो जाए तादाद का वही फार्मूला है कि 5 ऑर्डर एन के कितने एलिमेंट्स होते हैं, 5 ऑफ एन। ऑर्डर 5 के इसमें 5 ऑफ 5 एलिमेंट होंगे, 4 इनके, 4 ये वाले एलिमेंट और 5वां ये। तो इसके लिए भी बी के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 5 चॉइसेस हैं। तो ए के लिए 4 चॉइसेस हैं, बी के लिए 5 चॉइसेस हैं। इनके पहली पोजीशन के लिए कितनी चॉइसेस हैं, 4, और सेकंड पोजीशन जो बी है उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, 5। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 20, यानी 20 एलिमेंट्स ऑर्डर 5 के निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू केस 1। केस 1 में 20 एलिमेंट्स में मिलेंगे जब हम एक ऑर्डर 5 लेंगे और बी का ऑर्डर 1 पुट करें या 5। वैसे इन्होंने 2 केस बनाए, आप केस 3 थर्ड केस अलग से भी बना सकते थे, वो आपकी मर्जी है। अब केस 2 में हमने क्या लेना है, ए ऑर्डर 1 का लेना है और बी ऑर्डर 5 का लेना है। ये चॉइस बचती है ना, 2 केस तो इसमें कवर हो गए, एक केस ये रह गया। अब ऑर्डर 1 का इसकी तो एक ही चॉइस है, आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही वैल्यू आइडेंटिटी ले लेंगे, 1 चॉइस। बी की कितनी चॉइसेस हैं, 4 चॉइसेस हैं। तो 4 क्रॉस 1 कितने एलिमेंट बनेंगे ऑर्डर 5 के, 4 एलिमेंट मिलेंगे। ऑर्डर 5 के हमारे पास 4 एलिमेंट मजीद मिल जाएंगे। पिछले केस के 20 और इस केस के 4, तो 24 एलिमेंट मिल जाएंगे ऑर्डर 5 के। अब आपको कहा जाए कि वो एलिमेंट लिखे भी, तो आपको लिखने भी आने चाहिए, आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। जैसे ये देखें ना, अब आपको यहाँ तो ये तो कहा गया कि इसमें 4 चॉइसेस हैं, ये देखो एलिमेंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं,
बी की चॉइसेस नहीं, लेकिन बी के भी एलिमेंट आपको पता होने चाहिए कि बी में कौन सा है। जाहिर है Z5 में है ही 5 एलिमेंट, तो वो 5 के 5 एलिमेंट कौन से आ जाएंगे? 0 1 2 3 4। इनके ऑल पॉसिबल पेयर बना लें, इन एलिमेंट्स को पहली पोजीशन पर रखें और इन एलिमेंट को दूसरी पोजीशन पर रखकर आप कितने पेयर बनाएंगे? 20 पेयर्स बन जाएंगे। कौन कौन से? 5 0, 10 0, 15 0, 20 0। ठीक है, चार एलिमेंट तो ये बन जाएगा 5 0, 10 0, फिर 15 का 0 के साथ पेयर बनाए और 20 का 0 के साथ। फिर आप पहली पोजीशन पर 5 की बजाय अब आप 10 10 रख दें, तो फिर 10 0, 10 1, 10, हाँ ये 10 10 रख देना, 10 1, 0 के साथ पेयर बनाया ना, फिर 10 का 0 के साथ पेयर बनाए, फिर 15 का 0 के साथ पेयर बनाए। मजीद आपके पास कितने पेयर बनते जाएंगे आपके पास? ठीक है, तो आपके पास टोटल जब आप पेयरिंग करेंगे तो 20 पेयर्स आपने लिख, आप जिनके लिखने भी आने चाहिए वो लिखें भी, एलिमेंट कौन कौन से आ रहे हैं, 24 एलिमेंट कौन से आ रहे हैं आउट ऑफ 5 के, वो लिखें भी, ताकि आपकी मजीद प्रैक्टिस हो, ज़्यादा अच्छी तरह से आए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी आप रीड आउट कर लें। एग्जाम्पल 4 से मिलती जुलती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपने एलिमेंट्स काउंट करने हैं ऑर्डर 10 के और बताना है साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 जो हैं वो कितने मिलते हैं। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, साइक्लिक सब ग्रुप से तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, आपने खुद ही करना है। नेक्स्ट क्रोलरी है कि ग्रुप्स का एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट कब साइक्लिक होता है। फर्स्ट की हमारे पास कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, 3 है या 4 हैं, जितने भी हैं उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट है। उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट ये जो नया ग्रुप है ये तब साइक्लिक बनेगा अगर इनके ऑर्डर्स आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है, इनके ऑर्डर्स क्या होंगे? रिलेटिवली प्राइम होंगे, तब ये बनेगा। अब आगे इसी की क्रॉलरी 1 है। क्रॉलरी ये जो है ये पिछले हाँ सॉरी ये थ्योरम 8.2 में मिस कर गई हूँ। क्या है? अगर दो साइक्लिक ग्रुप हैं तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट तभी साइक्लिक होगा अगर उनके ऑर्डर रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, ये आप लोगों ने रिजल्ट याद रखना है, लेकिन चूंकि टाइम कम है हमने इसका प्रूफ आप पढ़ेंगे, समझ भी आपको आ जाएगी, इसमें कुछ नहीं है, चीज़ नहीं है, अनोखी बात नहीं है। लेकिन असल चीज़ है कि आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए, इसको अप्लाई करना आना चाहिए, तो हमने इसकी एप्लीकेशन आगे जाकर करनी है। प्रूफ आप रहने दें। ठीक है, प्रूफ मैं आपसे नहीं लिखवाऊंगी। प्रूफ तो आप सारों ने रट्टा मार रहे हैं ना, उसमें तो कोई खूबी नहीं है। असल चीज़ है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए ये रिजल्ट, कि अगर दो साइक्लिक ग्रुप हैं तो उनका एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट तभी साइक्लिक होगा जब उनके ऑर्डर्स जो है रिलेटिवली प्राइम है, यानी इन दोनों नंबर्स का जीसीडी जो है ये क्या होना चाहिए? 1। तो जैसे ये देखें, ये है जैसे Z2 और Z3। अब हमें पता है ये भी साइक्लिक है और ये भी साइक्लिक है, दोनों क्या है? साइक्लिक है। अब ये वाला ग्रुप साइक्लिक है कि नहीं, ये तभी साइक्लिक होगा इफ एंड ओनली इफ देयर ऑर्डर्स आर रिलेटिवली प्राइम। तो इन दोनों के ऑर्डर क्या हैं? 2 और 3, उनका जीसीडी 1 आ रहा है, यानी इनके ऑर्डर्स रिलेटिवली प्राइम है, तो इट मीन्स ये वाला ग्रुप भी साइक्लिक है। और हमने देखा भी है इसकी कंस्ट्रक्शन से कि ये साइक्लिक है। नेक्स्ट है ये रिजल्ट क्रॉलरी। अब देखें कि ये जो ग्रुप है ये इसके आइसोमॉर्फिक होता है, कि अगर एक नंबर जो है कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट है तो ZM जो है आइसोमॉर्फिक किसके होगा? इसमें फैक्टर्स के बनने वाले साइक्लिक ग्रुप से, अगर ये वाले नंबर्स रिलेटिवली प्राइम है तब इनके फिर इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी जैसे
जैसे आप ये देखें Z2, जैसे Z2, सॉरी अभी हैंग हो गया, लिखा हुआ बिल्कुल नहीं जा रहा। जैसे ये देखें कि अगर मैं m की वैल्यू 6 ले लेती हूँ तो उसके दो फैक्टर्स मैं लिख सकती हूँ 2 और 3। तो Z2 डायरेक्ट सम Z3 किसके आइसोमॉर्फिक होगा, Z6 के। यानी Z2 Z3 जो है किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z6 के। इनके इंडिसेस आपस में 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर Z6 के आइसोमॉर्फिक मतलब कि तकरीबन इक्वली वाली बात हो जाती है। ये जस्ट फॉर्म डिफरेंट होती है, बिहेवियर सेम होता है। ठीक है, ये जो चीज़ है इसकी जगह पर हम Z6 लिख सकते हैं बाय क्रॉलरी टू। ठीक है, यानी इन दोनों को आप आपस में कंबाइन कर सकते हैं। इनको कंबाइन कर लें या फिर आप देखें आप Z3 और Z5 को भी कंबाइन कर सकते हैं ना। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, Z2 डायरेक्ट सम Z2 डायरेक्ट सम Z15 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, मज़ीद लिखा नहीं जा रहा, एक्सप्लेन भी प्रॉपर नहीं होगा, तो यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे हैं। देखें इसको इन्होंने इसके लिख दिया, दरमियान वाले दो को कंपोज कर दिया Z5। अब ये देखें ये 6 और ये 5 रिलेटिवली प्राइम है, 6 और 5 रिलेटिवली प्राइम है। इन दोनों को मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं बाय अबव क्रॉलरी टू, Z30 बन जाएगा और ये Z2 वैसे का वैसे ही। अब Z2 और 2 और 30 को हम आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपस में इनका GCD जो है वो 1 नहीं है, 2 और 30 का GCD 2 ही है। ठीक है, इसी तरह से देखें अब इस ग्रुप को हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, आप 2 और 30 को कंबाइन करके 6 लिख सकते हैं, या हो सकता है आप में से कोई और स्टूडेंट 5 और 3 को कंबाइन करके 15 लिख दे, फर्क नहीं पड़ता। तो जो भी चीज़ बनेगी इस तरह से लिखें या फिर Z2 डायरेक्शन Z2 डायरेक्शन Z15 लिखें, वो सेम चीज़ें वो आइसोमॉर्फिक होंगी। इसी तरह से देखें Z2 डायरेक्ट सम, अब देखिए इन्होंने Z6 को दोबारा सेपरेट कर दिया दो पार्ट में, कैसे Z3 इधर लिख दिया, Z2 इधर लिख दिया। ठीक है, तरतीब चेंज कर दिया ना, पहले Z2 Z3 था, अब Z3 Z2 के इक्वल आ गया। इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों कंबाइन करेंगे Z6 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि 2 और 5 का GCD 1 है, 2 क्रॉस 5 क्या आ जाएगा Z10। तो ये देखिए इस तरह से भी सिंप्लीफाई हो जाता है, यानी कि एक ग्रुप सिंप्लीफाई होकर ये भी बन रहा है, इस फॉर्म में भी बन रहा है, और यही ग्रुप सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में भी बन रहा है। ये दोनों जस्ट लिखने के वेज ही डिफरेंट है, असल में ये जो दोनों चीज़ें हैं ये सेम है, ये ग्रुप सेम है, जस्ट इनकी फॉर्म चेंज है। यानी ऐसे ही है ना कि एक आदमी रेड कपड़े पहन ले या ब्लैक कपड़े पहन लेता है ना, तो उसमें जो है जो उसकी आदतें हैं वो तो वही रहनी है ना, आदमी तो नहीं ना बदल जाना अगर वो अपनी डिफरेंट हुलिया बना ले। तो बिल्कुल आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स भी ऐसे ही होते हैं कि उनकी ऊपर से फॉर्म चेंज होती है, उनके लिखने का तरीका, उसके एलिमेंट्स को डिफरेंट होता है, ऑपरेशन डिफरेंट होता है, लेकिन उनका बिहेवियर, अंडरलाइंग बिहेवियर सेम होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दिस ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू दिस ग्रुप, क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड तो सेम है ना, ये वाली चीज़ें तो सेम ही है, लेकिन ये ग्रुप आपस में नहीं है, आइसोमॉर्फिक नहीं है।